हेलो एंड वेलकम टू SRS अकेडमी। गाइस, कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज़ में अब तक हम लोगों ने कई चैप्टर कंप्लीट किए। उसी श्रृंखला में मौर्य साम्राज्य चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इसमें अब तक हम लोगों ने 3 पार्ट कंप्लीट किए हैं। आज चौथे पार्ट में सम्राट अशोक टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। अशोक की अगर हम बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड या टेन्योर था वो 273 से लेकर 237 BC तक इनका टाइम फेज था। इस समयकाल में इन्होंने राज किया। इनको कई उपाधियों से भी अलग अलग स्रोतों में संबोधित किया गया, जैसे देवानाम पियदस्सी, राजकीय उपाधि में इन्हें देवानाम पियदस्सी नाम से उपाधि दी गई थी। मगधाधिराज, इन्हें भब्रू अभिलेख में इनका नाम मगधाधिराज देखने को मिलता है। पुराणों में इन्हें अशोक वर्धन नाम से संबोधित किया गया है। जूनागढ़ अभिलेख में अशोक मौर्य, जूनागढ़ और गिरनार दोनों अभिलेखों में इनका नाम अशोक मौर्य देखने को मिलता है। चंड अशोक, इन्हें बौद्ध साहित्य में कहा गया है। ये गाइज, ये सभी चीज़ें नोट्स के फॉर्म में है, तो आप इनको या तो नोट डाउन कर लें या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लें और बार बार वीडियो आप रिवाइज करेंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। अगर हम सम्राट अशोक के परिचय की बात करें तो इनकी माता जी का नाम सुभद्रागिनी था, जो कि एक धमी थी। इनकी माता जी का नाम सुभद्रागिनी था और वह एक धमी थी। पत्नी के बारे में जब हम बात करते हैं तो इनकी 3 पत्नियाँ थीं। प्रथम और मुख्य पत्नी थी महादेवी, दूसरी करवाकी और तीसरी तिसरखा। सम्राट अशोक की 3 पत्नियां थीं, महादेवी, करवाकी और तिसरखा। मुख्य पत्नी महादेवी थी, इनसे 2 पुत्रों का जन्म होता है। एक का नाम महेंद्र और दूसरे का नाम संघमित्र था। मुख्य पत्नी महादेवी से 2 पुत्रों का जन्म होता है, इनका नाम महादेवी और संघमित्र था। करवाकी से जो जन्म होता है पुत्र का, उसका नाम तीवर था। ओके गाइज, और जो तीसरी पत्नी तिसरखा था, उनसे जो संबंधित प्रश्न एग्जाम में बनता है वह था कि बोध वृक्ष को क्षति किसने पहुंचाया था। इन 3 पत्नियों में बोध वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाली कौन सी पत्नी थी, तो वह थी तिसरखा। इन्होंने बोध वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी। अभिलेखों की अगर हम बात करें तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है गाइज, ये सब के सब कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, तो आप सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करें और किसी भी चीज़ को ये नहीं कर सकते कि स्किप करें। तो सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसको साथ साथ नोट डाउन करें या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलें। अभिलेख की अगर हम बात करते हैं तो रानी करवाकी और पौत्र, अभिलेखों में जो इनकी रानी का नाम देखने को मिलता है वह थे करवाकी और पौत्र दशरथ। अगर प्रश्न बनता है यहाँ पर, अशोक के किस अभिलेख में उनकी किसी रानी का उल्लेख देखने को मिलता है, तो वह था रानी करवाकी का उल्लेख उनके किसी अभिलेख में देखने को मिलता है और पौत्र दशरथ के नाम का भी उल्लेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक को राजगद्दी किस प्रकार से प्राप्त होती है। अशोक ने मंत्री राधागुप्त की मदद से 99 संबंधियों की हत्या करके राजगद्दी को हासिल किया था। क्या स्रोत है इस बात के, तो सिंघली अनुश्रुति। सिंघली अनुश्रुत के अंतर्गत दो पुस्तकें आती हैं, एक है महावंश और दूसरा है दीपवंश। ये दोनों एक महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि सिंघली अनुश्रुत के अंतर्गत आती हैं। फिर से रिपीट करेंगे, राजगद्दी के बारे में अगर हम अशोक की बात करते हैं तो मंत्री राधागुप्त की मदद से 99 संबंधियों की हत्या करके इनको राजगद्दी प्राप्त होती है और इस बात का स्रोत सिंघली अनुश्रुत में दिया हुआ है। और सिंघली अनुश्रुत किसे कहते हैं, महावंश और दीपवंश नामक पुस्तकों को मिलाकर हम सिंघली अनुश्रुत कहते हैं। राजगद्दी इनको कब प्राप्त हुई थी, तो यह उन्हें 273 BC में प्राप्त हुई थी। राजगद्दी 273 BC में प्राप्त हुई थी, परंतु इनका राज्याभिषेक जो होता है वह 269 BC में होता है। ओके गाइज, 273 BC में इनको राजगद्दी प्राप्त होती है, परंतु इनका राज्याभिषेक 4 वर्ष पश्चात 269 BC में इनका राज्याभिषेक होता है। कलिंग विजय के 9वें वर्ष, यानी कि राजगद्दी प्राप्त होने के 9 वर्ष पश्चात 261 BC में इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। उसी के 9 वर्ष यानी कि 261 में इन्होंने कलिंग विजय प्राप्त किया था और 269 में इन्हें राज्याभिषेक इनका किया गया था, परंतु इनको राजगद्दी जो प्राप्त हुई थी जो वह थी 273 BC में। इस बात के स्रोत क्या हैं, इस बात के स्रोत है 13वें दीर्घ शिलालेख में। इस बात के स्रोत यह स्रोत है कि 261 BC में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था और बाद में फिर जो लेख
कलिंग क्षेत्र में इन्होंने लगवाए थे, वहाँ पर ये 13वां जो दीर्घ शिलालेख है इसको हटाकर उन्होंने एक पृथक वहाँ पर लाइन लिखवाई थी, जिससे वहाँ के लोगों को यह आभास ना हो कि अशोक ने ही यहाँ के लोगों की स्वतंत्रता छीनी थी। कलिंग विजय के 4 वर्ष पश्चात यानी कि जो 261 BC में इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, जिसका स्रोत जो देखने हमें मिलता है वह 13वें दीर्घ शिलालेख में हमें यह लेख देखने को मिलता है। और इसके 4 वर्ष बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। ओके गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कलिंग विजय 261 BC में इनको होती है और उसके 4 वर्ष पश्चात इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म को अपनाने में जो योगदान दिया था वो था निर्गोथ और उपगुप्त। निर्गोथ और उपगुप्त के योगदान से इन्होंने कलिंग विजय के, जो कि 261 BC में किया था, इन्होंने विजय प्राप्त की थी, उसके 4 वर्ष पश्चात बौद्ध धर्म को अपनाया। तीसरा बौद्ध सम्मेलन भी इन्हीं के समय काल में होता है। तीसरा बौद्ध सम्मेलन पाटलिपुत्र में होता है, जो कि राजधानी थी। पाटलिपुत्र में होता है और अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस थे। अशोक के शासनकाल में ही तीसरा बौद्ध सम्मेलन होता है। कहाँ पर होता है? पाटलिपुत्र में होता है और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस थे। इस बात के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। और इसी सम्मेलन में मोगलीपुत्र तिस ने अभिधम पिटक, जो कि एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है बौद्ध साहित्य का, अभिधम पिटक की रचना तीसरे बौद्ध सम्मेलन में मोगलीपुत्र तिस ने किया था, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था। और किसका शासनकाल था उस समय? अशोक का शासनकाल था। इस सम्मेलन में संघ में फूट होती है, जिसके कारण 60,000 भिक्षुओं को अशोक निकाल देते हैं। संघ में फूट होती है तीसरे बौद्ध सम्मेलन में, जिसके कारण 60,000 भिक्षुओं को संघ से निकाला जाता है और कुछ नए नियम बनाए जाते हैं कि क्या क्या नहीं करना है, जिसे उपोषित कहा गया। वेरी इंपॉर्टेंट। उपोषित क्या होता है? क्या नहीं करना चाहिए, इसका अर्थ होता है क्या नहीं करना चाहिए। इसे बौद्ध साहित्य में उपोषित नाम से संबोधित किया गया है। फिर से रिपीट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा बौद्ध सम्मेलन अशोक के शासनकाल में होता है। कहाँ पर होता है? पाटलिपुत्र में होता है, जो कि राजधानी थी। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? मोगलीपुत्र तिस करते हैं। और इसी समय उन्होंने अभिधम पिटक की रचना की थी, जो कि बौद्ध साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तीसरे बौद्ध सम्मेलन में ही संघ में फूट होती है। संघ में फूट होती है, जिसके कारण 60,000 भिक्षुओं को निकाला जाता है। 60,000 भिक्षुओं को संघ से निकाला जाता है और कुछ नए नियमों को प्रतिपादन किया जाता है, जिसके अंतर्गत यह था कि क्या क्या नहीं करना है, जिसे बौद्ध साहित्य में उपोषित कहा गया। ओके गाइस, इसके आगे हम लोग देखते हैं कि प्रचार के लिए बौद्ध धर्म, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो इसके प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने दूत भेजे। महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका भेजते हैं दूत के रूप में। महेंद्र और संघमित्र को दूत के रूप में यह श्रीलंका भेजते हैं, जिन्हें अशोक छोड़ने आया था। कहाँ तक आया था? ताम्रलिप्त बंदरगाह तक आया था। इन्हें छोड़ने ताम्रलिप्त बंदरगाह तक आया था। अशोक महेंद्र और संघमित्र को छोड़ने कहाँ तक आया था? ताम्रलिप्त बंदरगाह तक छोड़ने आया था। नेक्स्ट आता है धम्म। नेक्स्ट इज धम्म। धम्म का उल्लेख हमें दूसरे और 7वें स्तंभ लेखों में देखने को, इसका उल्लेख हमें धम्म के बारे में देखने को मिलता है। धम्म का उल्लेख दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में हमें इसका उल्लेख देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है, तो धम्म एक पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है धर्म। अशोक ने यह देखा कि उसके राज्य में कई धर्म के लोग आपस में रहते हैं, तो उसने यह विचार किया कि सभी धर्मों से जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको निकाल करके उसने एक नया प्रतिपादन किया, नई चीज़ का प्रतिपादन किया, जिसे उसने धम्म कहा। यह मुख्यतः नैतिकता पर बेस्ड होता था, नैतिक आचार संहिता भी हम उसे कह सकते हैं, जिसका मेन उद्देश्य था कि लोग किसी आपसी धार्मिक चीज़ों में उलझे न, बल्कि राष्ट्र के विकास में लगें और जो नैतिकता है उसका पालन करें, जो नैतिक चीज़ें हैं उनका पालन करें, जो अच्छी चीज़ें हैं उनका पालन करें। धम्म पाली भाषा का शब्द था, जिसका अर्थ होता है धर्म। परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो राहुलोवाद सुत्त पुस्तक से इसे ग्रहण किया गया था। राहुलोवाद सुत्त पुस्तक से धम्म की परिभाषा को ग्रहण किया गया था। यह एक नैतिक आचार संहिता थी, जिसका उद्देश्य था प्रजा की कल्याण करना। मृत्यु की अगर हम बात करते हैं कि कब हुई थी अशोक की मृत्यु? 273 BC में। इसके पश्चात अशोक के बाद जो अगले राजा हुए थे वे थे
कुणाल, उसके पश्चात दशरथ। इनके पौत्र दशरथ अगले राजा, कुणाल के बाद जो अगले राजा हुए थे वे थे दशरथ। दशरथ के बारे में प्रश्न बनता है कि अशोक के समान विचार रखने वाला कौन सा दूसरा मौर्य साम्राज्य का राजा था, तो वे थे दशरथ। अशोक के समान इनके भी विचार मेल खाते थे। देवानामपीय उपाधि भी इन्होंने ग्रहण की थी। गया में नागार्जुन पहाड़ी की गोपी गुफा को इन्होंने आजीविकों को दान में दिया था। जैसे अशोक ने भी गुफाओं का निर्माण कराया था, जैसे अशोक द्वारा जो प्रमुख निर्मित गुफाएं हैं वे सभी इंपॉर्टेंट हैं। बराबर पहाड़ी जो कि गया में स्थित है, इसमें इन्होंने 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ण और चौपार। ओके गाइज, इसका उल्लेख यहाँ पर इस वजह से हो रहा है क्योंकि दशरथ के बारे में यह प्रश्न बनता है कि अशोक के समान विचार रखने वाले जो अगले राजा थे, अगले मौर्य साम्राज्य के राजा का नाम आता है तो वह था दशरथ। इन्होंने भी कई सारे ऐसे काम किए थे जो कि अशोक से मेल खाते थे। जैसे देवानामपीय उपाधि इन्होंने भी ग्रहण की थी और गया में नागार्जुन पहाड़ी के गोपी गुफा को आजीविकों को दान दिया था रहने के लिए। उसी प्रकार अशोक ने भी अपने समय काल में बराबर पहाड़ी का निर्माण कराया था और 4 गुफाओं का निर्माण उसमें कराया था, जैसे सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ण और चौपार। फिर दशरथ के बाद जो अगले राजा का नाम आता है वह था संप्रति, और संप्रति के बाद बृहद्रथ, अंतिम राजा थे बृहद्रथ। इन्हीं को सेनापति पुष्यमित्र शुंग, ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारा था और राजा बन गया था। अंतिम मौर्य राजा की अगर हम बात करें तो उनका नाम आता है बृहद्रथ की। ओके गाइज, अंतिम मौर्य राजा कौन से थे? बृहद्रथ। इसके पश्चात मौर्य प्रशासन स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।